एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 7 के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकिनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। साइटोकिनिन इज अ plant hormone which is responsible for cell division and hence the growth in plants. Cytokinins are present in large concentrations in rapidly growing region of plants such as fruits and seeds. तो जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं ना, वहाँ पर साइटोकिनिन प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में और सीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्सेस आर द जंक्शन एट विच न्यूरॉन्स पास ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन अनदर। एक न्यूरॉन दूसरे को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है इसकी हेल्प से। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज सेंड टू द न्यूरॉन फ्रॉम इट्स नर्व एंडिंग वाया साइनेप्स एंड इज रिसीव्ड बाय द अदर न्यूरॉन थ्रू डेंड्रियाट। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हो रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन नर्व एंडिंग से, वो इससे ही पास होता है और दूसरे न्यूरॉन से फिर वो डेंड्रियाट के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू साइनेप। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस साइनेप की मदद से ट्रांसफ़र होती हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटर्स। ब्रेन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोचते भी हैं, हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है, बॉडी को भी बैलेंस करता है, सारे के सारे काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज़। सेरिब्रम प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन इज थिंकिंग रीजन ऑफ द ब्रेन। हिंड ब्रेन regulates involuntary activities such as heartbeats and balancing of body। तो ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे कामों के लिए। सेरेब्रम जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो थिंकिंग रीजन है दिमाग का। हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ को हम लोग को रेगुलेट करके देता है, जैसे कि हार्ट बीट। इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट पे हम कंट्रोल थोड़ा ना कर सकते हैं, वो काम होता है हिंड ब्रेन का। और सेरेब्रम जो कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो सोचने वाला रीजन होता है दिमाग का। What is the function of receptors in our body? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? Think of situations where receptors do not work properly. What problem are likely to arise? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? अगर रिसेप्टर ढंग से काम नहीं करेंगे तो क्या दिक्कतें हो जाएंगी हमारी बॉडी में? तो स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व सेल्स सच एज रिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द सेंसरी ऑर्गन्स स्किन, टंग एंड रेटिना ऑफ आई, इनर ईयर एंड नोज। तो इन सब जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि बाहर के सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ टेस्ट करती है, स्किन फील करती है ना। तो ये सब रिसेप्टर्स होते हैं इन सब जगह पर। रिसेप्टर्स सेंस द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड जनरेट एन इम्पल्स अकॉर्डिंगली विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। तो जो भी बदलाव होते हैं एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से इम्पल्स जाता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम से हमारा रिस्पॉन्स आता है। रिसेप्टर्स डेट आर प्रेजेंट इन द टंग डिटेक्ट टेस्ट। तो रिसेप्टर्स जो कि हमारी जीभ में प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। सच रिसेप्टर्स आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो गस्टेटरी, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द नोज दैट डिटेक्ट द स्मेल। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग में जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। व्हेन वी फॉल सिक विथ कॉमन कोल्ड आर नोज ऑफन ब्लॉक्ड, ठीक है, नोज ब्लॉक हो जाती है। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर अनेबल टू डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है, नाक में गंदगी जम जाती है ना, उसकी वजह से हमारी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो स्मेल को नहीं डिटेक्ट कर पाते। दस वी कैन नॉट स्मेल एनीथिंग इफ़ आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क वेल। अगर हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सूंघने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ स्मेल नहीं आएगी। इफ़ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दिस माइट लीड अस टू डेंजरस सिचुएशन सच एज बर्निंग ऑफ हैंड्स इफ वी कैन नॉट सेंस हीट ऑफ द फ्लेम। तो भाई आग के पास आ जाता है, अपने आप हट जाता है, रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं, डिटेक्ट करते हैं गर्मी है और नुकसान पहुंच सकता है, तो फटाफट वो पीछे खींच लेते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स काम ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी हर्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। देखो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन देख लेते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और साइटोकिनिन होता है इसमें, ठीक है, साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, डेंड्रियॉन्स, डेंड्रियाइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, नर्व एंडिंग होती है, साइनेप होता है। तो ये देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। दे जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और ये क्या करते हैं? जनरेट भी करते हैं,
ट्रांसमिट भी करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सॉन क्या करता है, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, लंबा सा ये एक स्ट्रक्चर है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन एक लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है वो करता क्या है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर। डेंड्रियाइट्स क्या हैं, दीज आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स विच रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। डेंड्रियाइट्स क्या हैं, ब्रांचिंग, डेंड्रियाइट्स जो हैं ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर हैं, वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन से। एक न्यूरॉन, देखो ये कोई डेंड्रियाइट्स है ना, यहाँ पर डेंड्रियाइट्स हैं, ये बाकी सबसे इम्पल्स को जो है रिसीव करते हैं। डेंड्रियाइट ब्रांच स्ट्रक्चर है, रिसीव इम्पल्स करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव सिग्नल्स। डेंड्राइट्स का सरफेस एरिया बड़ा होता है ताकि वो सिग्नल्स को रिसीव कर सकें। डेंड्राइट्स रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड कंडक्ट देम टू सेल बॉडी। डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी में भेज देते हैं। मोस्ट न्यूरॉन्स हैव मोर देन वन सेट ऑफ डेंड्रियाइट्स। ज़्यादातर न्यूरॉन में एक से ज़्यादा डेंड्रियाइट्स होते हैं। नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन एंडिंग, दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन और एन इफेक्टर ऑर्गन। टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल्स आर रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो ट्रांसमिट करने के लिए केमिकल सिग्नल रिलीज होते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रॉफिज्म किस तरीके से अकर होता है। तो फोटोट्रॉफिज्म इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट। पहले तो देखते हैं कि फोटोट्रॉफिज्म होता क्या है। फोटोट्रॉफिज्म ना डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट विच एक्ट एज अ स्टिमुलस। तो फोटोट्रॉफिज्म यानी कि जिस तरफ को लाइट आती है प्लांट का मूवमेंट उसी तरफ को होने लगता है लाइट की वजह से। तो यही होता है फोटोट्रॉफिज्म। लाइट एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस की तरफ जो है प्लांट मूव करता है। दिस मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ। द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक सो इट मूव्स टुवर्ड द लाइट। स्टेम जो है वो फोटोट्रॉफिक होती है, उसको लाइट की जरूरत होती है, तो जहाँ से भी लाइट का सोर्स आएगा वो उसकी तरफ मूव करने लगेगी। रूट ऑन द अदर हैंड इज निगेटिवली फोटोट्रॉफिक एंड दस मूव्स अवे फ्रॉम सनलाइट। रूट जो है वो ज़मीन के अंदर होती है तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो ज़मीन से नीचे की तरफ वो मूव अवे करेगी। निगेटिवली फोटोट्रॉफिक है इसलिए रूट जो है वो सनलाइट से दूर जाएंगी। ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स फोटोट्रॉफिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि फोटोट्रॉफिज्म को प्रमोट करता है, तो ऑक्सिन। ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। शूट की टिप पर ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। एट द ग्रोइंग शूट टिप ऑक्सिन डिफ्यूजेस टू पार्ट ऑफ द प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट्स दोज सेल्स। दिस मेक्स द प्लांट बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑक्सिन की वजह से प्लांट जो है वो बेंड करता है लाइट की तरफ को। क्वेश्चन 7 है, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी की इंजरी हो जाती है, किसी की चोट लग जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो कौन से सिग्नल डिस्टरप्ट हो जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ बंडल ऑफ नर्व्स which serves as the meeting point of all nerves from body which then connect to the brain. An injury to the spinal cord therefore will disrupt all nerve signals including reflex arc. reflex arc होता है ना जिसकी वजह से हम कोई चीज़ टच करते हैं फिर उसके बाद हमारी बॉडी में सिग्नल जाता है फिर वापस आता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाती है तो रिफ्लेक्स आर्क भी दिक्कत करने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड में काफ़ी सारे नर्व्स होते हैं जो कि विच सर्व एज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल नर्व्स, ठीक है, फ्रॉम बॉडी विच देन कनेक्ट टू द ब्रेन, फिर वो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा कि डिस्टर्ब हो जाएंगे नर्व सिग्नल्स और रिफ्लेक्स आर्क में भी दिक्कत हो सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाएंगे तो जो हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट है, मतलब जैसे कि किसी ने आपको मारा आप एकदम से पीछे हटेंगे तो यही रिफ्लेक्स होते हैं, ये रिफ्लेक्सेस में भी दिक्कत आ सकती है अगर स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ जाती है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नर्व सिग्नल आकर के मिलते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, तो प्लांट्स रिलाई ऑन प्लांट हार्मोन्स फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। काफ़ी सारे प्लांट्स हार्मोन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। ऑक्सिन, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, ठीक है, शूट होते हैं उसकी टिप पे होता है। इट हेल्प्स इन द सेल्स ग्रो लॉन्गर, सेल बड़े हो इसमें हेल्प करता है ऑक्सिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड द लाइट। थोड़ी देर पहले देखा था कि जो स्टेम लाइट की तरफ को बेंड होता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन हार्मोन। एट द ग्रोइंग शूट टिप ऑक्सिन डिफ्यूजेस टू द पार्ट ऑफ प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट दोज सेल्स। तो शूटिंग टिप जो होती है, ग्रोइंग शूट टिप होती है, ऑक्सिन क्या करता है डिफ्यूज़ कर देता है टू द पार्ट ऑफ प्लांट इन शेड एंड एलोंगेट दोज सेल। तो जहाँ पर शेड होती है ना उससे दूर जा करके वो बड़ा उसकी तरफ लाइट की तरफ को जाता है। दिस मेक्स द प्लांट बेंड टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट।
गिबरेलिन, like auxin, gibberellin also promote the growth of stem. It also play key role in the seed germination. सीड को बड़ा करने में और ग्रोथ करने में गिबरेलिन काम करता है. साइटोकिनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन. सेल्स जो हैं उसको डिवाइड करने का काम साइटोकिनिन करता है. एनहेंस द ग्रोथ इन प्लांट्स, और प्लांट में ग्रोथ में भी हेल्प करता है. साइटोकिनिन आर प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन रैपिडली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स. तो फ्रूट्स और सीड्स में जहाँ पे जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना होता है ना, जिस पार्ट को प्लांट के, उसमें साइटोकिनिन होता है. एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन जनरली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, हाउएवर ग्रोथ नीड्स टू बी इन चेक. एब्सिसिक एसिड इज अ हार्मोन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ. ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ये नहीं है कि बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है. वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड ABA इज द विल्टलिंग ऑफ लीव्स. तो लीव्स गिर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, है ना. ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है एब्सिसिक एसिड. और ये जो हो गया ऑक्सिन बढ़ाने का काम करता है, कहीं बहुत ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, इसलिए एब्सिसिक एसिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ऑर्गेनिज्म को जरूरत क्यों होती है. Multicellular organisms have complex body structure and with specialized system to carry out specific function. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और अलग अलग वो काम करते हैं. टू मेंटेन लाइफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड एज ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर इंटरडिपेंडेंट. तो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग भी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी कि एक की तरह से दूसरा काम करना चाहिए. ऑल द सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, ताकि भाई अगर कोई गर्म चीज़ पर हाथ लग रहा है तो सही तरीके से बॉडी काम करे, ताकि हाथ हटा ले, मतलब स्टिमुलस. Thus, organisms have evolved a system of control and coordination. The coordination in human is carried out by nervous system, which through electrical impulses as well as through hormones. Chemical coordination, और ये जो हमारा nervous system होता है उसमें electrical impulses जाते हैं, chemical coordination होता है hormones की वजह से हमारी बॉडी सही से काम कर पाती है. तो control coordination तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग सही तरीके से फंक्शन कर पाएँ. How are involuntary actions and reflex action different from each other? Involuntary action, reflex action कैसे अलग हैं? तो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर देखो. इनवॉलेंटरी एक्शन मतलब जो अपनी, जैसे कि इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है, हमारा ब्रेन उनको कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन. और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल होता है, ये याद रखना है आपको. और जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है उसमें हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन काम करते हैं. Involuntary action, they mostly affect the movement or functioning of internal body parts such as movement of heart during a heartbeat. तो heartbeat जो इनवॉलेंट्री एक्शन ना, जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, जो अपने बॉडी के अंदर अपने आप ही चल रहे होते हैं, वो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है. रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हाथ का मूव कर देना. तो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड्स एन एक्सटर्नल रिस्पॉन्स विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स सच एज हैंड अवे फ्रॉम हॉट सरफेस. तो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी के बाहर वाले जो हाथ वाथ हिला देना, पैर हिला देना, सर हिला देना, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है. इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो होता है जो हार्ट बीट धड़क रही है बॉडी के अंदर होता है, ये होता है. मिड ब्रेन हिंड ब्रेन काम करता है. रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड काम करती है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनवॉलेंटरी एक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई. अंदर से आता है भाई, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हाथ खींच लो अपना बाहर, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, यानी कि गर्म चीज़ है, बाहर की तरफ से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला, यहाँ पे इंटरनल स्टिमुलाई, आराम से धड़कन चल रही है, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, खाना पच रहा है, सब इनवॉलेंटरी एक्शन है. रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड, इनवॉलेंटरी एक्शन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, है ना. वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 देखते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. तो डिफरेंस हमें बताना है नर्वस कंट्रोल में और हार्मोनल कंट्रोल में. तो नर्वस कंट्रोल रिलाइज ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड देयर कंडक्शन टू ब्रिंग अबाउट सूटेबल रिस्पॉन्स. तो जो नर्वस कंट्रोल है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पे डिपेंड करता है. Hormonal control relies on the release of hormone, chemical substances which act as an effector organ to bring about the response. तो hormonal control जो है वो chemical substance पर depend करता है और nervous control electrical impulses पर depend करता है. Nerve impulses are transported through neurons. इसमें neurons काम करते हैं. Hormones are transported through blood और hormones के transport के लिए blood का इस्तेमाल होता है. Response is produced quickly. जो नर्वस कंट्रोल है उसमें तो रिस्पॉन्स एकदम फटाफट आ जाता है. प्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज स्लोअर. तो जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है. इफेक्ट इज ट्रांजिएंट एंड वैनिशेस एज सून एज रिस्पॉन्स इज जनरेटेड.
इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स इज प्रोलॉन्ग्ड, हॉर्मोन्स का तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और ये जो नर्वस कंट्रोल है तो मतलब जैसे कि वो गर्म चीज़ पे हाथ लगा, आपने हाथ हटाया तो एकदम ट्रांजिएंट होता है, फटाफट से खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस है वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई नर्वस कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे होता है और न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है और इफेक्ट जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है। हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है केमिकल सब्सटेंस का यूज़ होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोडक्शन जो होता है इसका स्लो होता है, मगर इसका जो रिजल्ट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफ़ी लंबा होता है। ये था डिफरेंस। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आर लेग्स। तो डिफरेंस हमें बताना है कि एक सेंसिटिव प्लांट में किस तरीके से मूवमेंट होता है और हमारे टांग में किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट सच एज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट अपन टचिंग एंड आर लेग्स मूवमेंट आर एस फॉलो। मिमोसा प्लांट को छुई हुई होता है ना, उसको छुआ और वो नीचे झुक जाता है, और हमारे बॉडी में कैसे डिफरेंसेस आते हैं। मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, single touch of conduct is conducted through turgor pressure means, but there is no specialized tissue for the conduction of signal. Movement in leaves is brought about by a change in the shape of cells which occurs due to movement of water. No specialized protein are involved in the movement. तो जो sensitive plant होते हैं उसमें कोई specialized protein नहीं होता, वो उसकी शेप चेंज हो जाती है क्योंकि सेल की शेप चेंज हो जाती है और वाटर के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है और प्रेशर की वजह से। मूवमेंट इन लेग्स, सिग्नल फॉर मूवमेंट इज कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू स्पेशलाइज नर्व सेल। तो जो हमारी बॉडी में लेग्स का मूवमेंट होता है, हाथ का मूवमेंट होता है, वो नर्व सेल की वजह से होता है। मूवमेंट इन मसल अकर ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ मसल सेल्स विच अकर ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल। तो जो मूवमेंट होता है ना मसल में, वो मसल के जो सेल्स है उसकी शेप चेंज होने की वजह से होता है। कंट्रैक्ट करना मतलब खींच के रख देना, रिलैक्स कर देना मतलब ऐसे ही छोड़ देना, उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होता है मूवमेंट। स्पेशलाइज प्रोटीन इन मसल सेल्स आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। तो जो मूवमेंट ऑफ लेग्स में होता है ना, वो स्पेशलाइज प्रोटीन्स की वजह से मूवमेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस थे और क्वेश्चन 12 और 13 हमने इस वीडियो में देखे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंटेक्स सॉल्यूशन देखेंगे। पहले देखते हैं हम पेज नंबर 119 के। क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे कि गर्म चीज़ पे हाथ पड़ा, आपने हाथ हटा लिया, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और आप चल रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. It does not involve any thinking. For example, when bright light is focused on our eye, we immediately close it. तो एकदम से अगर बहुत तेज़ आपकी आंखों पे रोशनी पड़े, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, विदाउट थिंकिंग, स्पॉन्टेनियस, झटके से वो खुद ही हम काम कर लेते हैं। वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, अपनी मर्जी से करते हैं हम। इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। अ वॉलंटरी एक्शन इज अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारी मर्जी पर है ये वॉलंटरी एक्शन। हमारा मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन, उसमें हम लोग एक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है, और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है? तो साइनेप इज़ अ स्मॉल गैप दैट अकर बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रियाइट ऑफ द अदर। एक एक्सॉन और डेंड्रियाइट, इनके बीच में साइनेप्स होता है। इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स, एक मतलब सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस अकर एज द केमिकल्स आर प्रोड्यूस इन ओनली वन साइड ऑफ द न्यूरॉन, द एक्सॉन साइड। फ्रॉम वन एक्सॉन द इम्पल्स ट्रैवल अक्रॉस द साइनेप्स टू द डेंड्रियाइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम जो है साइनेप करता है, ट्रांसफर करता है इम्पल्सेस को। एज द केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ए की तरफ होते हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन की साइड से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सॉन से जो इम्पल्स ट्रैवल करता है साइनेप्स में, और फिर साइनेप्स से जो है डेंड्रियाइट की तरफ को, फिर डेंड्रियाइट से अदर न्यूरॉन की तरफ को ट्रांसफर होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो पोस्चर, हम लोग कैसे खड़े हो रहे हैं, ये सब कौन सा पार्ट ब्रेन का मैनेज करता है? सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। हम लोग सही तरीके से खड़े हो पाए, हमारी बॉडी बैलेंस रहे, ये सेरिबेलम का काम होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल कैसे हम लोग कर पाते हैं महसूस? आर ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो सोचने का काम करता है। इट हैज़ सेपरेट एरियाज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, टच, स्मेल। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारा जो है, हम फोर ब्रेन से उसको फील कर पाते हैं चीज़ों को। फोर ब्रेन also has regions that collect information or impulses from various receptors. फोर ब्रेन जो है वो अलग अलग रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। When the smell of the
सेंस स्टिक रीचेज अस, अगरबत्ती की स्मेल आती है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमारी नाक में होता है, ठीक है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लोकेटेड इन आर फोर ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। देन द फोर ब्रेन इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग इट टुगेदर एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो विद द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। फिर बड़ी सारी जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग हो जाती है कि अच्छा ये थी, ये वाली स्मेल जब पहले आई थी तो ऐसा था, तो अच्छा ये वाली अगरबत्ती थी, तो हम लोग समझ जाते हैं, सारा का सारा दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। और ये सब होता है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन हमारा सुनने का, सूंघने का, टच करने का, हर चीज़ की जो फीलिंग होती है वो हमें फोर ब्रेन से आती है। What is the role of brain in reflex action? Reflex action में दिमाग का क्या काम होता है? Reflex action is a sudden response to stimulus and does not involve any thinking. Reflex action में thinking नहीं होती है. In a reflex action, stimulus is detected by sensory nerve and that carry the impulse to the spinal cord, where it is interpreted and response is sent back to the motor neuron. तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, स्टिमुलस जो भी हम चीज़ है वो डिटेक्ट होता है हमारी नर्व के थ्रू और उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम लोग भेज देते हैं। पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे फॉलो करता है रिफ्लेक्स आर्क होता है वो। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पर फॉर्म होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन इज ओनली अवेयर ऑफ द सिग्नल एंड रिस्पॉन्स दैट हैज टेकन प्लेस, हाउएवर द ब्रेन हैज नो रोल टू प्ले इन द क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्स। ब्रेन को पता होता है कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, मगर ब्रेन का काम नहीं होता उस रिस्पॉन्स में कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, ठीक है, ब्रेन का काम नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। पेज नंबर 119 पर है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सिंथेसाइज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज इन द प्लांट बॉडी एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं और प्लांट में जो भी काम हो रहे होते हैं, जो भी वो ग्रोथ है या लाइट की तरफ वो झुक रहा है, तो ये सारे के सारे काम प्लांट हार्मोन ही करते हैं। 5 मेजर टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो हार्मोन्स है याद रखना आप, इनके फंक्शंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट? तो लीव का मूवमेंट और जड़ का मूवमेंट कैसे अलग है? तो मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट जैसे कि मिमियोसा या फिर टच मी नॉट प्लांट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट। जो टच वाला होता है ना, छुई मुई, उसको हम टच की वजह से होता है, आप छूते हो तो वो मुरझा जाती है। हेयर टच और कॉन्टैक्ट एक्ट एज अ स्टिमुलाई, तो आपका छूना स्टिमुलाई है और वो मुरझा गई। दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ पे तो डिपेंड नहीं करती है ना। और बाकी जो the movement of shoot towards the light is known as phototropism. This type of movement is directional and is growth dependent. तो भाई जो रूट मूव कर रही है या रूट की ग्रोथ हो रही है या फिर शूट की तने की ग्रोथ हो रही है, रूट शूट की ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ना। रूट लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, मगर जो शूट है यानी कि जो तना है वो लाइट की तरफ को मूव करता है। मगर ये जो छुई मुई का प्लांट है, लाइट वाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप उसको छू रहे हैं ना तो वो मुरझा जा रहा है, तो वो स्टिमुलाई पर एक्ट कर रहा है। और जो ये वाला जो प्लांट की ग्रोथ है ये फोटोट्रॉपिज्म पे एक्ट कर रही है। तो दोनों अलग अलग हैं, एक स्टिमुलाई पे और एक फोटोट्रॉपिज्म पे। व्हाट इज द एग्जांपल? गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल एंड अराउंड अ सपोर्ट। तो ऑक्सिन कैसे जो टेंड्रिल सपोर्ट के अराउंड जो तनिया वनिया जैसे घूम जाती है ना, उस पर कैसे हेल्प करता है ऑक्सिन? Auxin is synthesized at the shoot tip. It helps the cell to grow longer. When a tendril comes in contact with the support, auxin stimulate faster growth of the cell on the opposite side so that the tendril coils around the support. तो सपोर्ट है इसके, जैसे सपोर्ट जैसे डंडी वंडी लगा देते हैं उसके अराउंड जो है ऐसे ऐसे करके मुड़ मुड़ के पूरी है ना तना वना के अराउंड ये जो होती हैं बेल वगैरह है ना, जैसे तुरई की बेल, लौकी की बेल चढ़ जाती है ना, क्योंकि सपोर्ट जब आ जाता है ना तो उनका मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट होता है, सेल ग्रोथ फास्ट हो जाती है क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर बढ़ने के लिए ईजी हो जाता है, तो सेल की ग्रोथ भी फास्ट कर देता है ऑक्सिन हार्मोन उस समय पर। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोफिज्म, यानी कि पानी की तरफ को मूवमेंट जो है उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है। एम है एक्सपेरिमेंट का टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोफिज्म। मेथड क्या है? प्लांट जर्मिनेटिंग सीड्स इन मॉइस्ट सॉडस्ट और कॉटन contained in a sieve or a mesh wire. तो क्या है? At first radicals appear and they grow downwards towards the gravity. After some time the radicals again bend back and move towards the sieve containing sawdust or cotton. Conclusion है कि roots show both hydrotrophic as well as geotrophic response. The hydrotrophic response is stronger than geotrophic response. मतलब जो देखो जड़ें होती है ना पेड़ की, वो पानी की तरफ को मूव करती है, क्योंकि जहाँ पानी होता है
उस तरफ को वो मूव कर रही हैं, और मिट्टी की तरफ को या फिर वो ग्रेविटी की वजह से इतना ज़्यादा मूव नहीं करती जितना वो पानी की तरफ को। अगर आप जड़ें हैं, ठीक है, किसी पेड़ की, वो पानी उससे दूसरी तरफ है, तो जड़ें ना पानी की तरफ को मूव करने लगेंगी। तो यही हाइड्रोट्रॉफिज्म का एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के बुक का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पेज नंबर 125 इंडेक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। तो एनिमल्स में, इंसानों में हॉर्मोन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन होती है। हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल मैसेंजर्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे कि बढ़ना, ग्रोथ होना, है ना, ये सब। हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयरफॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हेल्प टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम। तो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस, एनिमल्स की बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होती है। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं हमारे प्रोसेसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेसेस जो बॉडी में चल रहे हैं। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो केमिकल एनिमल में होता है, जानवरों में, इंसानों में, वो एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। इंपॉर्टेंट। वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। आयोडीन वाला सॉल्ट क्यों खाना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइस फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन करता है अगर हम आयोडीन वाला सॉल्ट खाते हैं। आयोडीन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन वो जनरेट करें। इट ऑल्सो रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छे से ये काम कर पाता है। डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट इज़ कॉल्ड गोइटर विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्वॉलन नेक। तो गोइटर की बीमारी भी हो जाती है अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में, और काफ़ी मतलब हमारे हार्मोनल डिस्बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए आयोडीन खाना इंपॉर्टेंट होता है। How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? जब एड्रेनलिन सेक्रीट होता है ब्लड में, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? तो एड्रेनलिन इज़ अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन को सेक्रीट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन। इट इज़ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू फाइट, फ्लाइट एंड फियर। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। इमरजेंसी वाला हार्मोन है जब हम लोग को डर लग रहा होता है या लड़ रहे होते हैं, तब ये वाला हार्मोन सेक्रेट होता है। व्हेन सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स इट स्पीड अप हार्ट बीट एंड इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल्स, इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज अनेबल द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और इमरजेंसी। तो जब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में सेक्रेट हो जाता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाता है। इससे हम लोग इमरजेंसी या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में हम एक्ट कर पाते हैं अगर ये हमारा हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं? इन डायबिटीज़ शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस। डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज कर जाता है। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास जो है सेक्रीट करती हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल सही रहे। सो डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन देते हैं। देखिए वैसे तो नेचुरली तो पेनक्रियाज अपने आप ही इंसुलिन हार्मोन बना लेती हैं, बट जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये अच्छे से पेनक्रियाज ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं, तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन थे। होपफुली पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।